नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ अपने लेक्चर 8 के अंतर्गत। यहाँ पर आज हम जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको आज कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आपने अगर देखा होगा तो जो हमारा आर्थिक परिदृश्य है लेक्चर 7 में वो मैंने शुरू कर दिया था। तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? राष्ट्र आय के प्रथम अग्रिम अनुमान पढ़े हैं, स्थूल विविधता आयोग का गठन पढ़ा है, भारत का विदेशी ऋण के विषय में पढ़ा, और भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर क्या था, राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान, विदेशी व्यापार नीति, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, पीएम मित्र पार्क इत्यादि जैसे टॉपिक्स को हमने काफ़ी हद तक कवर किया है। आज यहाँ पर अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर केंद्रीय बजट, जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा पिक्चर में, हम केंद्रीय बजट को ओवरऑल यहाँ पर कवर करेंगे जो 2023-24 का है। क्योंकि देखिए, जब तक आपका पेपर होगा ना 17 मार्च तक, तब तक हो सकता है कि आपको जो है पेपर बन चुका होगा, जिसके कारण नया बजट वहाँ पर आपको नहीं मिल पाएगा। तो हो सकता है इससे प्रश्न वापस से पूछ लिए जाए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है तो अच्छे से इस वीडियो को समझिएगा, क्योंकि इससे बहुत प्रश्न बनने की संभावना है बजट से, एज यूजली जो हर साल बनते हैं। चाहे आप 2023 का पेपर उठा के देखेंगे, उसमें भी कई क्वेश्चन बने हैं। तो जो बच्चे नए हैं, देखिए पुराने ही PDF से मैं पढ़ा रही हूँ ताकि आपको यहाँ पर दिखा सकूँ कि लास्ट टाइम हमने क्या क्या पढ़ा था। तो जो बच्चे नए हैं, मुझे नहीं जानते हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर। यहाँ पर ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इन दोनों पे फॉलो करके कोई भी क्वेरी है, कोई प्रश्न है, कोई असुविधा है, कोई दुविधा समझ आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोई चीज़ नहीं मिलती है तो आप मुझे किसी भी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, ताकि वहाँ से मैं आपको यहाँ पर कनेक्ट कर लूँगी। ठीक है, अभी तक वीडियोज़ को लाइक नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, कॉमेंट ज़रूर करिए, क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं समझ आ रहा है, कुछ और आप चाहते हैं, कुछ नया प्रोग्राम चाहते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियोज़ को शेयर करें, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, और टाइमली नोटिफिकेशन मिलेगा। कभी कभी ये जो घटना चक्र वाली जो वीडियो आ रही है, ये वाली आपकी दृष्टि वाली, 1-2 घंटा ऊपर नीचे होती है, क्योंकि इसमें समय बहुत जाता है खुद से पढ़ने के लिए, फिर आपको पढ़ाने के लिए, क्योंकि इसमें ये पता होना ज़रूरी है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो इसके संदर्भ में कभी कभी टाइमिंग ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन दोपहर 1 बजे का तो टाइम है ही। ठीक है, पहले वीडियो में लेक्चर 7 में हम ऑलरेडी ये सब चीज़ें देख चुके हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। अगर आपने लेक्चर 7 नहीं देखा है तो जाइए पहले लेक्चर 7 देखिए, फिर हमारा ये लेक्चर 8 यहाँ पर देखिए, तभी आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा लेक्चर है? लेक्चर 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एडिट भी कर देती हूँ, क्योंकि ये ओल्ड PDF है ना, तो हो सकता है इसमें कन्फ्यूज़न हो जाए। लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल आप समझ ही गए होंगे लेक्चर 8 है हमारा ये, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं उसमें। यहाँ पर आते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर जो है हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? हम अब बात करने वाले हैं केंद्रीय बजट की। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ज़रा, केंद्रीय बजट की हम बात कर रहे हैं 2023-24। देखिए क्या हुआ था, वित्त मंत्री कौन है? हमारी निर्मला सीतारमण। इन्होंने संसद में एक बजट प्रस्तुत किया जो 21वीं सदी के नए दशक का तीसरा अमृतकाल का पहला बजट है। तो तीसरा और अमृतकाल का पहला बजट है। तो उस बजट में जो इन्होंने यहाँ पर बात की है, जो इन्होंने यहाँ पर संसद में जो प्रस्तुत किया, उसमें बजट का अनुमान रहने की, कितनी अनुमान रहने की संभावना बताई? 45.03 लाख करोड़ जो है यहाँ पर बजट के अनुमान रहने की संभावना बताई गई थी। ठीक है, और इस बजट का लक्ष्य यहाँ पर क्या कहा गया कि ये जो बजट तैयार किया गया ये सभी को और लंबे समय के दृष्टिकोण के साथ तैयार किया गया। बताया गया है कि 9 वर्ष की तैयार की गई नींव को और मजबूती देने के लिए अब सप्तऋषि यानी कि 7 प्राथमिकताओं पर आगे बढ़ाना इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि जो ये गवर्नमेंट हाल फिलहाल में है उसके कैसे पूरे कार्यकाल के दौरान या 9 वर्ष की जो इन्होंने कहा जो कामकाज किए हैं उसमें कैसे और संशोधन करके उसे और मजबूती प्रदान करके, कैसे नए प्रोग्राम्स को उसमें ऐड ऑन करके, नए विकास या प्राथमिकताओं को ऐड ऑन करके कैसे चीज़ों को और बेहतर किया जा सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए सप्तऋषि नाम के एक 7 प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर विशेष गौर किया गया है। लेकिन उसमें सबसे पहले 7 जो इनकी कह सकते हैं जो प्राथमिकताएं हैं, उसमें 3 प्राथमिकताओं पर ज़्यादा, वो प्राथमिकताएं तो हम समझेंगे, 3 जो अन्य प्रोग्राम है उसको इन्होंने और ज़्यादा काम करने की बात की गई है। वो प्रोग्राम कौन कौन से हैं? जैसे कि इन्होंने कहा है कि PM गरीब कल्याण अन्न योजना पे ज़्यादा विशेष ध्यान देंगे। वो जो सप्तऋषि 7 प्रोग्राम है उसको हम बाद में समझेंगे। ठीक है, इसके बाद प्रति व्यक्ति आय पे बहुत ध्यान देंगे। इसी के साथ साथ किस पे? PM गरीब कल्याण अन्न योजना, ये जो कोविड के दौरान जो समस्या उत्पन्न हुई थी खाद्यान्न को लेकर, तो सभी अंत्योदय और प्राथमिकता प्राप्त परिवार को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति के संदर्भ में इस योजना को लाया गया था। प्रति व्यक्ति आय पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तीसरा इनका संदर्भ रहेगा जिस पे विशेष ध्यान देंगे वो है आर्थिक वृद्धि दर। ठीक है,
क्या होगा इस बजट में, आर्थिक वृद्धि दर पे ये बहुत ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये तो 3 पॉइंट ऐसे होगा जिस पे विशेष तौर पे ध्यान देंगे। अब बात करते हैं इनकी 7 प्राथमिकताएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो ये कई घोषणाएं भी 2023-24 में इन्होंने घोषणाएं की, तो उस घोषणा में आर्थिक वृद्धि दर पर, जैसे कि यहाँ लिखा, आर्थिक वृद्धि दर पर 7% होने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, तो इनका मुख्य एक ये भी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। इसके बाद 7 प्राथमिकताओं को एक बार एक नज़र डाल लेते हैं। जैसे पहली प्राथमिकता इनकी क्या है, समावेशी विकास, एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करें। ठीक है, दूसरी प्राथमिकता क्या है, अंतिम छोर व्यक्ति तक पहुंच करना। ठीक है, तीसरी प्राथमिकता क्या है, अवसंरचना और निवेश, यानी कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। इसके बाद चौथी प्राथमिकता क्या है, सप्तऋषि, यानी कि 7 प्राथमिकताओं की बात करें उसमें चौथी प्राथमिकता क्या है, सक्षमता को सामने लाना। पांचवी प्राथमिकता क्या है, हरित विकास की बात करते हैं। ठीक है, इसका छठी प्राथमिकता क्या है, युवा शक्ति, जिसको लेकर हमने आपको याद होगा माई भारत युवा को लेकर एक जो योजना की बात की थी, जो कार्यक्रम की बात की थी, उसी संदर्भ में है ये। इसके बाद वित्तीय क्षेत्र, अब यहाँ पर देखिए वित्तीय क्षेत्र में कह रहा है कि ये जो 7 प्राथमिकताओं में वित्तीय क्षेत्र को इन्होंने रखा है, इसमें आप देखेंगे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कल के टॉपिक में आपने देखा होगा, मैं ऊपर लेके जाती हूँ आपको, कल के टॉपिक में आपने देखा होगा हमने बात की थी यहाँ पर विदेशी व्यापार नीति की बात की थी। ठीक है, विदेशी व्यापार नीति की बात की थी, तो विदेशी व्यापार में हमने देखा कि निर्यात जो है विदेशी व्यापार नीति में ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, फिर से चलिए देखिए यहाँ पर जो टॉपिक कह रहा है वित्तीय क्षेत्र मतलब फाइनेंस के एरिया में हम कितना ज़्यादा काम करने वाले हैं, उसके लिए विदेशी व्यापार नीति तो 2023 देखी थी, उसमें बताया गया था कि कैसे 2030 तक भारतीय निर्यात को $2 ट्रिलियन तक ले जाने की संभावना व्यक्त की है, कि कैसे निर्यात का जो हिस्सा है ना उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करके अपने वित्तीय क्षेत्र में अच्छा काम कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर वो बात की गई है, इसी संदर्भ में यहाँ पर 7 प्राथमिकताओं में वित्तीय क्षेत्र को भी महत्वता दी गई है। स्पष्ट है। अब यहाँ पर वापस आते हैं, यहाँ पर हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए पहला क्या है, ये पीएम जो गरीब कल्याण योजना है, ठीक है, इसको मैं ऐसे हाईलाइट कर देती हूँ। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना है, इसमें क्या कहने का तात्पर्य है कि इसके अंतर्गत पहले तो हमें समझना है कि कब शुरू हुई थी, हमने समझा इसका उद्देश्य क्या है। 1 जनवरी 2023 को इसको लागू किया गया था, ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। तो अब आपका काम क्या होगा यहाँ पर कि कब शुरू किया गया, इस योजना का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, ये हमें समझना है। दूसरा इनका पॉइंट था भाई कि प्रति व्यक्ति आय पे ये बात करने की कह रहे हैं कि पिछले 9 वर्षों में जो काम किया है उसमें देखेंगे कि हर व्यक्ति की जो आय है दोगुनी होकर 1.97 लाख रुपए हो गई है, यानी कि पहले से ये 9 वर्ष के दौरान हर व्यक्ति की जो आय है वो 1.9 लाख रुपीस बढ़ गई है। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर एक पॉइंट और आप देख रहे होंगे, कहेंगे कि 10वीं, ये विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। भारत जो है 9 वर्षों में देखा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। इसका मतलब है पहले 4 व्यवस्थाएं और हैं इसके, तो क्या आप बता सकते हैं कि वो 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं कौन सी विश्व में हैं? 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं विश्व में कौन सी हैं? क्योंकि 5वीं तो भारत है, तो ज़रा कमेंट बॉक्स में वो 4 अर्थव्यवस्थाएं फटाफट से आप लिख दीजिए, क्योंकि प्रश्न बनेगा, फिर ये मत कहिएगा कि मैम आपने पढ़ाया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 अर्थव्यवस्थाओं के बारे में बताना, 5वीं तो अपनी भारत है ही। इसके बाद कह रहे हैं कि बजट की प्राथमिकताएं, हमने देखा सप्तऋषि की भांति ये काम करेंगे, तो कुछ प्राथमिकताएं दी गई हैं। तो यहाँ पर यहाँ पर जो पहली प्राथमिकता है वो है एक्सक्लूसिव विकास, ठीक है, समावेशी विकास। अब समावेशी विकास से आपके दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए? इकोलॉजी, क्या होना चाहिए? इकोलॉजी और इन्वायरमेंट। मैं इसको लिखने का प्रयास करती हूँ, क्या होना चाहिए? इकोलॉजी। क्यों बता रही हूँ मैं ऐसा? इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में आप देखेंगे जिसमें हम घटना चक्र करते हैं ना, PYQ, उसमें एक चैप्टर दिया गया समावेशी विकास, उसको घोट कर पी लीजिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न हर बार बनता है, ठीक है। तो समावेशी विकास में ये बता रहे हैं, ये जो टॉपिक है ना प्राथमिकता मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पीटी के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट। तो एक्सक्लूसिव विकास में इन्होंने कृषि पर ज़्यादा ध्यान दिया। क्यों? क्योंकि देखिए आधे से ज़्यादा जो भारत की जनता है वो कृषि पर निर्भर करती है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कैसे जो ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे एग्री स्टार्टअप खोल सके, ठीक है, किसानों को जो है जो सामने उनके चुनौतियाँ आ रही हैं उसमें उनको मदद मिल सके, उस चुनौतियों को सामना करने के लिए उनको जो है नवोन्मेष की बात करें, किफ़ायती समाधान उपलब्ध कराने की बात करें, तो कहीं ना कहीं कृषि वर्धक निधि जो फंडिंग है उसको यहाँ पर उनको मदद देने के लिए यहाँ पर बात की जा रही है। एग्रीकल्चर एक्सेलरेशन फंड की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसमें भी कई किसानों को इस प्रकार से मदद की जाए ताकि नए नए चीज़ों को वो समझ सके, नए नए यंत्रों को समझ सके, इस तरह से अपने नए स्टार्टअप्स को वो देख सकें। किसानों के संदर्भ में यहाँ पर बात की जा रही है क्योंकि कृषि पर बहुत निर्भरता है हमारे देश में, ठीक है। तो अब यहाँ पर
बात आती है ये प्रच्छन्न किसान है या प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है। ठीक है, तो आप एक बार बताएंगे कि प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, पहली बात। ठीक है, क्योंकि इस तरह से टर्म आपके इकोनॉमिक्स में पूछ जाएंगे। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, पहला। दूसरा क्या आपको बताना है कि बेरोजगारी जो है, मैं लिख देती हूँ, बेरोजगारी जो है वो कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार की बेरोजगारी है हमारे भारत में, ये भी आपको बताना। कितने टाइप की, कौन कौन से नाम है, यहाँ लिख दीजिएगा। इससे पता चलेगा कि आप PYQ जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस घटना चक्र पूर्वावलोकन से कितना पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब वही समय है उसको करने का, कोई नई किताब उठाने का समय नहीं है। ठीक है, तो पहली प्राथमिकता में ये आपने देखा कृषि वर्धन नीति। फिर इसमें आता है आत्मनिर्भर बागवानी पौध कार्यक्रम। तो इसके अंतर्गत क्या, आत्मनिर्भर बागवानी पौध कार्यक्रम में क्या है, कितना आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम की बात करें। जब स्वच्छ पौध कार्यक्रम की बात करें यानी कि बागवानी की बात कर रहा है, तो ISFR का जो आंकड़ा है, अब ISFR क्या होता है, इसकी जो रिपोर्ट आई है या आएगी उसको मैं आपको पढ़ा दूंगी अलग से। फिलहाल यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये कि ये जिस बारे में बात कर रहा है वो है क्या, पहले तो इसका फुल फॉर्म समझ लीजिए। ISFR क्या है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट होती है। ठीक है, इसके अंतर्गत ये 2023 में आ चुकी है ये रिपोर्ट। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हमें क्या देखना है यहाँ पर कि भारत की इसमें क्या स्थिति है। ठीक है, भारत में कितना वनाच्छादन है इत्यादि चीज़ों को हम पढ़ते हैं ना। इसके बाद विश्व की इसमें क्या स्थिति है, अगर हम माफी चाहती हूँ, विश्व की करें, भारत के पूरे संदर्भ में। इसके बाद हम सिर्फ यूपी के संदर्भ में देखेंगे कि ISFR यानी कि इंडियन स्टेट फॉरेस्ट जो रिपोर्ट है 2 साल में रिपोर्ट देता है, ये भारत की इसमें क्या स्थिति है और ओवरऑल इंडिया की क्या स्थिति है, यानी कि कितना वनाच्छादन है, कितना वनावरण है इत्यादि को देखते हैं ना परसेंटेज में। ये रिपोर्ट हर बार पूछी जाती है, आगे भी होगी इकोनॉमिक्स के पार्ट में या कृषि के पार्ट में, उसको हम देख लेंगे। फिलहाल नहीं होगी तो उसको अलग से भी दे दिया जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये इससे पता चलेगा कि आत्मनिर्भरता बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम के अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम ऊपर आते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा श्री अन्न उत्पादक देश जो है, दूसरा सबसे बड़ा श्री अन्न निर्यातक देश भी है। तो ये मिलेट्स की बात कर रहा है, यहाँ पर मिलेट्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो दुनिया का सबसे बड़ा जो श्री अन्न है वो उत्पादक देश है और दूसरा सबसे बड़ा श्री अन्न निर्यातक देश भी है। अब यहाँ पर दूसरी लाइन क्या कह रहा है कि श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजार अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। तो याद रखना है, श्री अन्न जो है उसके लिए वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजार अनुसंधान जो इंस्टीट्यूट है वो हैदराबाद में इसको सेंटर बनाने की बात करी गई है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी प्राथमिकता अगर आप आते हैं तो अंतिम छोर की बात करता है। दूसरी प्राथमिकता आपके अंतिम छोर तक व्यक्ति की बात करता है, यानी कि आपने याद है आकांक्षी जिले पढ़ा था, जो लीस्ट जिले हैं या फिर जिनके बारे में पढ़ा था, आकांक्षी जिले के बारे में पढ़ा है हमने पहले की वीडियोस में पढ़ा था। उसी में ब्लॉक कार्यक्रम, ब्लॉक को भी जोड़ा गया है। तो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम जो है 500 ब्लॉकों को आच्छादित करने के लिए शुरू किया जाएगा। तो 500 ब्लॉकों को भी यहाँ पर बात कर रहा है। इसके बाद तीसरा जो आपका प्राथमिकता आती है, तीसरा आप संरचनात्मक और निवेश की बात आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात आती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें कहा, इस गवर्नमेंट ने मतलब कहा है कि भाई जो हमारी तीसरी प्राथमिकता है वो अवसंरचना और निवेश है। और लगातार आप देखेंगे लगातार पूंजीगत निवेश परिव्यय में तीसरे वर्ष 33% की तीव्र वृद्धि के साथ इसे 10 लाख करोड़ रुपए तक किया जा रहा है, यानी कि कॉन्टिन्यूसली तीसरे वर्ष में 33% की वृद्धि की गई है। किसमें, पूंजीगत निवेश परिव्यय के अंतर्गत। ठीक है, जो GDP का कितना है, जो GDP का 3.3% होगा और 2019-20 के परिव्यय से लगभग 3 गुना अधिक होगा। तो पिछले जो 19-20 का जो परिव्यय है, जो GDP की बात करें, GDP का हाल फिलहाल में GDP का 3.3% होगा क्या, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमें याद रखना है कि GDP का कितना परसेंट होगा आपका पूंजीगत निवेश परिव्यय, 3.3% होगा। अब रेलवे में क्या यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखना है 2013-14 के परिव्यय की तुलना में लगभग 9 गुना परिव्यय यहाँ पर किया जाएगा। इसके बाद देखते हैं शहरी अवसंरचना निधि के अंतर्गत यहाँ पर देखेंगे जो शहरी अवसंरचना विकास निधि है UIDF की जो स्थापना है वो की जाएगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से हो सकता है आपसे प्रश्न पूछ ले कि शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना के अंतर्गत क्या क्या पॉइंट्स है वो यहाँ ध्यान रखने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है, राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा ये किया जाएगी स्थापना। और इसमें कह देंगे कि सारे शहरों की अवसंरचना की बात की जा रही, हो सकता है स्टेटमेंट बोल दें, जबकि क्या ध्यान रखना है, Tier 2 और Tier 3 शहरों की अवसंरचना के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। इसी के साथ साथ
सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा ये किया जाएगा, हमें ये ध्यान रखना है। तो राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की जाएगी। टियर 1 टियर 2 शहरों में संरचना होगी इसका उपयोग, और इसके सृजन के लिए सार्वजनिक एजेंसियों के द्वारा इसका जो है सृजन किया जाएगा। तो ये 3-4 पॉइंट्स है जहाँ पर डायरेक्ट आपसे स्टेटमेंट बन सकते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर टर्निंग पॉइंट्स भी हैं। इसके बाद आपका आता है यहाँ पर प्राथमिकता 4 आता है, ठीक है। प्राथमिकता क्या आता है, 4 यहाँ पर आती है आपकी। इसमें क्या कह रहे हैं, सक्षमता का सक्षमता को सामने लाना, ठीक है। तो इसमें क्या है, सक्षमता को सामने लाने के लिए ये मिशन कर्मयोगी के तहत आप देखेंगे कि ऑर्गेनाइड कर्मयोगी नामक प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है, ठीक है। और ये बस इतना याद रखना है कि ऑर्गेनाइड कर्मयोगी नामक एक प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। इसके तहत केंद्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सिविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण योजनाएं तैयार करेंगे, उनको क्रियान्वित करेंगे, ठीक है। दूसरा है, इसमें देखेंगे प्रयोगशाला में हीरे, ये इंपॉर्टेंट है। प्रयोगशाला में हीरे उत्पन्न करने का मतलब यहाँ पर क्या है कि ये जो है हीरे को बढ़ावा देने, आयात पर निर्भरता घटाने के लिए किसी एक आईआईटी को 5 वर्ष के लिए अनुसंधान और विकास अनुदान प्रदान किया जाएगा। तो हीरे की जब यहाँ पर बात है तो उसका अनुरूप हमें पता होना चाहिए क्या है, उसी के संदर्भ में आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कोयले के कितने प्रकार होते हैं, कितने अनुरूप होते हैं, वो आप बताइएगा। कितने प्रकार के कोयले होते हैं, जैसे विटुमिनस और ये सब पढ़ा होगा ना आपने, भाई आप लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो पढ़ा होगा। तो यहाँ पर कोयले के जो जितने प्रकार है उनके बारे में यहाँ पर नाम लिख के बताइएगा, ठीक है। इसके बाद प्राथमिकता 5 जो है वो हरित विकास की बात करता है। तो प्राथमिकता 5 क्या कहता है, हरित विकास की बात करता है। तो हरित विकास के संदर्भ में एक बुक भी है जिसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार, उसमें जाके अपने इंटरनेट पे देखिएगा। यहाँ पर बात करता है एक है ग्रीन, ठीक है, उस बुक का नाम है ग्रीन डेवलपमेंट, ये पेन भी ना, ओके, ग्रीन डेवलपमेंट बुक करके नाम है, ठीक है। ग्रीन डेवलपमेंट बुक है, ये किसने लिखी थी, ये प्रश्न पूछ सकते हैं क्योंकि किताबों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ग्रीन डेवलपमेंट बुक किसके द्वारा लिखी गई, इस बुक का संदर्भ क्या है वो बताइएगा आप हमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, हरित विकास में आपको याद होगा हमने लाइफ फॉर इन्वायरमेंट की बात पढ़ी थी। लाइफ फॉर इन्वायरमेंट की संकल्पना, लाइफ और पर्यावरण के लिए जीवन शैली की बात पढ़ी थी। अब कहेंगे मैम ये कहाँ पढ़ा है हमने, तो आपने अगर निरंतर वीडियोज़ देखी होंगी तो उसमें हमने लाइफ LIFE करके एक परियोजना थी, एक चीज़ थी जिसके विषय में हमने पढ़ा था। इसको मैं वो ट्रैवल फॉर लाइफ पेज नंबर 28 पर देखिए, ट्रैवल फॉर लाइफ में हमने पढ़ा था ना पर्यावरण के लिए जीवन शैली, जिसमें काफ़ी चीज़ों को हमने वहाँ पर कवर किया था, ठीक है। तो उसके संदर्भ में यहाँ पर बात की जा रही है कि प्रधानमंत्री द्वारा पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली के आंदोलन की गति देने के लिए लाइफ यानी कि पर्यावरण के लिए जीवन शैली, लाइफ फॉर इन्वायरमेंट की संकल्पना भी प्रस्तुत की है। पेज नंबर 28 पे देखेंगे तो आप समझ पाएंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, प्राथमिकता 6 क्या कहती है, 6 प्राथमिकता क्या कहती है, छठी प्राथमिकता युवा शक्ति। अब युवा शक्ति का नाम आते आपके जहन में सबसे पहले क्या आना चाहिए, युवा शक्ति के संदर्भ में मैंने माई भारत करके, याद होगा माई भारत, जिसने ईमानदारी से देखे होंगे सारे वीडियोस, वही व्यक्ति यहाँ पर बता सकता है कि मैं किस विषय में बात कर रही हूँ। तो जब हम राष्ट्रीय परिदृश्य की बात कर रहे थे ना, तो उसमें माई भारत में युवा के बारे में हमने पढ़ा था, आपको अगर थोड़ा बहुत भी याद है। क्योंकि देखिए अगर आप पिछला चीज़ें रिवाइज नहीं करेंगे तो आगे की चीज़ें पढ़ने का कोई महत्व नहीं हो पाता है। तो माई भारत जो एक के विषय में हमने जो पढ़ा था वो वहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी किताब में। हालांकि कोशिश करें, देखिए सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, हो सकता है कोई पूरी तरह से इन वीडियोस पे डिपेंडेंट हो। तो जिनके पास किताब है और इन्होंने पहले वीडियोस नहीं देखे तो उनको मैं बता देना चाहती हूँ किस पेज पर जो है, मैं भी आपको देख लेती हूँ किस पेज पर आपको माई भारत के बारे में, मेरा युवा भारत जो नाम है, युवा शक्ति जो छठी प्राथमिकता है उसके संदर्भ में आप देखेंगे माई भारत, जिसको हिंदी में कहा गया है मेरा युवा भारत, ठीक है, मेरा युवा भारत। आप देखेंगे इस किताब में पेज नंबर 25 पर आपको टॉपिक मिलेगा, जिसमें हमने अमृत काल की संज्ञा के बारे में बताया कि 2047 तक अमृत भारत का निर्माण करने की एक परिवर्तनकारी विकास यात्रा में कैसे युवाओं के लिए संदर्भ में एक परिभाषा दी गई है और कैसे फिजिकल मंच एक तैयार किया है जिसमें फिजिकल और डिजिटल मंच में लाभार्थियों को यहाँ पर लाभ मिलेगा। तो युवा शक्ति के संदर्भ में आप इसको भी पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर ये कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 प्रारंभ की जाएगी। एक ये देखा, फिर प्राथमिक जो वित्तीय क्षेत्र है आपका, जिसे हमने अभी पढ़ ही लिया है ऑलरेडी, वित्तीय क्षेत्र में हमने देखा कि किस बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो वित्तीय क्षेत्र के संदर्भ में इन डिटेल हम देखेंगे। तो अच्छा एक चीज़ और पहले यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की बात कर रहा है।
तो जाके देखिए किस वर्ष में ये योजना आई है, इसका उद्देश्य क्या रहा है, ज़रूर देखिएगा। ऐसे प्रश्न बनेंगे जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और ये 7 प्राथमिकताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो 7वीं प्राथमिकता हमारे वित्तीय क्षेत्र की बात कर रहा है। तो इसमें क्या कहते हैं, राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री स्थापित की जाएगी, राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री स्थापित की जाएगी। और कंपनी एक्ट के अंतर्गत एक केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र की भी स्थापना की जाएगी। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम कंपनी एक्ट क्या होता है, तो जाके देखिए कंपनी एक्ट क्या होता है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बेसिक में घुसकर प्रश्न पूछ लेंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव महिला सम्मान बचत पत्र जो है वो यहाँ पर लाया जाएगा 2000। और ये क्या है, अमृत महोत्सव फलस्वरूप मार्च 2025 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए एक कालिक नई लघु बचत योजना जो है महिला सम्मान बचत पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। कहने का मतलब है कि ये जो महिला सम्मान बचत पत्र की बात करें, मार्च 2025 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए नई लघु बचत योजना, वन टाइम स्मॉल सेविंग स्कीम महिला सम्मान बचत पत्र प्रमाण उपलब्ध कराएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है, इसको एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर ऊपर पढ़ते हैं, ये जो 2 बॉक्सेस आप देख रहे हैं इसको अभी हमने नहीं पढ़ा था, यहाँ पढ़ लेते हैं। जैसे पीएम प्रमाण की बात करता है, प्रणाम, पीएम प्रणाम की बात करता है, तो पहले तो हमें जानना है फुल फॉर्म। देखिए वैसे तो मैंने ऑलमोस्ट आपको जितना भी अब तक पढ़ाया उसमें जहाँ भी जो भी फुल फॉर्म आया है उसमें एक स्टूडेंट है जिन्होंने फुल फॉर्म भी उसका बताया है, स्मार्ट का और भी चीज़ों का, महिर का। उसी तरह से ना ऐसे कई सारे फुल फॉर्म आएंगे जिनको हम अपनी वीडियोज़ के दौरान पढ़ेंगे, लेकिन आपकी ड्यूटी बनती है उनको रिवाइज करते रहें साथ में, क्योंकि फुल फॉर्म से हर बार 1 2 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। मैं कोशिश करूंगी पूरी किताब खत्म होने के बाद आपको ऐसे फुल फॉर्म का एक वीडियो रिलीज़ कर दूं, ठीक है, ताकि एंड में रिवाइज हो जाए। तो पीएम प्रणाम जो है आपका, पीएम प्रणाम जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, यहाँ देखिए, पीएम प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। ठीक है, यहाँ पर ये है, इसका मतलब क्या, पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, उसके प्रति जागरूकता, पोषण और शोषण हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम है। इसको वहाँ पर याद रखना है। किसके संदर्भ में इसको लाया गया है, देखिए यहाँ पर क्या है कि संघ और राज्य क्षेत्र में क्या है, रासायनिक उर्वरकों को संतुलित करने के स्थान पर संतुलित करना है, क्योंकि हमारा जो रासायनिक उर्वरक है उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, जिसके वैकल्प के तौर पर नए उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोत्साहन देने की यहाँ पर ज़रूरत है। तो अब देखेंगे उर्वरक, फर्टिलाइज़र की बात हो रही है, तो फर्टिलाइज़र की बात में एक बात आपको याद आ रही है कि हमने एक यहाँ पर योजना शुरू में पढ़ी थी, नमो ड्रोन दीदी योजना। ठीक है, तो वहाँ पर भी फर्टिलाइज़र्स के संदर्भ में कुछ एक नई योजना लाई गई थी ना, उसका नाम क्या था, नमो, याद रखिएगा, ये बार बार मैं आपको बोल रही हूँ, नमो ड्रोन दीदी योजना। पेज नंबर खोलिए, पेज नंबर 20 पर आपको ये योजना मिलेगी। तो इसके संदर्भ में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंतर्गत भी क्या था कि भारत क्या है, फर्टिलाइजर्स का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भी है, ठीक है, और सबसे बड़ा आयातक भी है, यानी कि कितना कंजप्शन है उसको कि खरीदना भी पड़ रहा है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन के बावजूद भी। तो उसके वैकल्पिक के तौर पर तरल नैनो उर्वरक की बात की गई थी, जिसमें SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जो महिलाएं हैं उनको ड्रोन टेक्निक सिखाना इत्यादि के बारे में बताना कि किस प्रकार से छिड़काव किया जा सकता है ड्रोन प्रौद्योगिकी के थ्रू। तो वो सब यहाँ पर नमो ड्रोन दीदी योजना, जो आपका पेज नंबर 20 इस किताब में, किसमें, दृष्टि आई करंट अफेयर्स की बुक में यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, मैंने पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। अब इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ गाइड नहीं कर सकती, इसके बावजूद भी यदि आप नहीं देखना चाहते हैं तो फिर इसमें कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो जो जैसे जैसे बता रही हूँ कम से कम वो तो देख लीजिए, पेज के साथ भी मैं बता रही हूँ, इसके बावजूद भी आपका रिस्पॉन्स नहीं आता। बड़ी तकलीफ होती है कि इतनी मेहनत के बावजूद भी आप रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, कॉमेंट नहीं करते हैं, कोई भी चीज़ पूछी जाती है, 1 ही 2 बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, बस आप पूरी वीडियो देखते नहीं होंगे और उम्मीद करते हैं कि आपका प्री क्वालिफाई हो जाए। तो ईमानदारी से पूरा वीडियो देखिए तभी कुछ होगा, वरना कोई मदद नहीं कर सकता। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात हो गई है। तो यहाँ पर अब जैसे यहाँ पर किसानों उसकी बात हुई है, फर्टिलाइज़र की बात हुई, यानी कि कृषि की बात हुई, तो आप यहाँ पर एक चीज़ और पढ़ लीजिएगा, हरित क्रांति जो है, हरित क्रांति के बारे में तो सबने पढ़ा होगा ना। हरित क्रांति के संदर्भ में आप बताइएगा कि इसके भारत में जनक कौन है। ठीक है, भारत में इसके जनक कौन है, और अगर हम विश्व स्तर पर पूछें तो विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन है, इतना कर सकते हैं। ये आपको PYQ के अंतर्गत ही देखेंगे, कृषि वाले सेक्शन में, इकोनॉमिक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो पूर्वानुलोकन में भी आप, और हरित क्रांति से, ग्रीन रेवोल्यूशन से बहुत प्रश्न हर बार पूछे गए हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ पढ़ लीजिएगा, उसका बैकग्राउंड देख लीजिएगा। इसके बाद आता है गोवर्धन स्कीम। तो गोवर्धन स्कीम आपका क्या है, गोवर्धन स्कीम कहता है वेस्ट टू वेल्थ की बात करता है कि कैसे जो अवशिष्ट चीज़ें हैं
उनसे हम पैसे कमा सकते हैं। अपशिष्ट से आमदनी, वेस्ट टू वेल्थ की बात करता है, और ये किस लिए है कि चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए। इस संदर्भ में मैंने आपको पहले भी पढ़ाई हैं चीज़ें, ठीक है। तो उस उद्देश्य से लाया गया, और इसमें 200 कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी संयंत्र शामिल होंगे, जिसकी लागत इंपॉर्टेंट नहीं, कितने 200 कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी इसमें शामिल किए जाएंगे। इसके बाद दूसरी योजना है मिष्टी। अब इसका भी फुल फॉर्म हमें यहाँ पर याद रखना है। मिष्टी का मतलब क्या है? मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंगिबल इनकम्स, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव पहल यहाँ पर लाई गई है, जिसमें हम देखेंगे मैंग्रोव के संरक्षण की यहाँ पर बात की, मैंग्रोव के इंपॉर्टेंस की बात की गई है। तो मैंग्रोव की बात की गई तो आपकी ड्यूटी बनती है सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कहाँ पाए जाते हैं उसको देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। अब देखिए, ये भी बता रही हूँ कि कहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं, इसके बावजूद आप नहीं देख रहे हैं तो बहुत पेनफुल बात है, मेरे लिए नहीं, आपके लिए ज़्यादा पेनफुल बात है, ठीक है। अब देखिए, ये जो बजट के वाला वीडियोस है ना, मैं इस इकोनॉमिक्स के वीडियोस को बहुत लेंदी इसलिए नहीं रख रही हूँ क्योंकि थोड़े से हेक्टिक होते हैं, थोड़े से ट्रिकी होते हैं, तो बहुत ज़्यादा दे दूंगी, इसका ऐसा ना हो कि डाइजेस्ट ही ना हो पाए आपसे। कोशिश है कि 11 फरवरी से पहले आपका ये कंप्लीट करा दिया जाए। यूपीपीएससी को टारगेट रख के इस वीडियो को शुरू किया गया है, लेकिन कोशिश रहेगी 11 फरवरी से पहले हो जाए, इसलिए निरंतर साथ साथ में एक एक वीडियोस देखते जाइए, कोई वीडियो स्किप नहीं करना है, अपना लॉस करेंगे आप, ठीक है। इसके बाद वित्त मंत्री यहाँ आ जाते हैं। वित्त मंत्री सीतारमण के द्वारा कहा गया कि 2023-24 के लिए जो प्रस्तुत बजट अनुमान है ना, वो 45.03 लाख करोड़ रुपए का रखा गया है, ठीक है। और इसमें जो कुल 43 लाख करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई है, इतनी ही राशि का व्यय भी किया जाएगा, मतलब जितनी प्राप्ति हुई है उतना ही यहाँ पर व्यय की भी बात कर रहा है, ठीक है। अब कुल प्राप्तियों को यदि राजस्व पूंजीगत प्राप्तियों में बांटा जाए, अब यहाँ पर पूंजीगत प्राप्तियों में बांटा जाए और कुल प्राप्तियों में बांटा जाए, ठीक है, कुल प्राप्तियों में बांटा जाए, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये पूंजीगत प्राप्तियाँ और कुल व्यय की बात अगर हम करते हैं, इसको ऐसे समझिए। यहाँ पर मैं एक देखिए डायग्राम टाइप का बना रही हूँ, उसको समझिए। यहाँ पर देखिए, हमने ये देखा कि 45.03 लाख करोड़ का जो है हमारा बजट है, 03 लाख करोड़ का हमारा बजट रखने की बात की गई है। अब इसके संदर्भ में एक तरफ आप देखेंगे यहाँ पर प्राप्तियों की बात की गई है, प्राप्तियों की बात की गई है, प्राप्तियाँ लिख देते हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ आपकी यहाँ पर व्यय की बात की गई है। अब इसके भी अंतर्गत आप देखेंगे प्राप्तियों में भी राजस्व की बात की गई है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बात की गई है पूंजीगत की बात की गई है, इसको इस तरह से समझिए। फिर इसमें व्यय में भी राजस्व की बात की गई है और दूसरी तरफ पूंजीगत की बात की गई है, ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट है। अब यहाँ वापस चलिए, कह रहे हैं कि पूंजीगत प्राप्तियों में बांटा जाए तो कुल प्राप्तियों में 58.45% प्रति जो हिस्सा है राजस्व प्राप्तियों का है, यानी कि यहाँ पर राजस्व प्राप्तियों का कितना हिस्सा है, यहाँ पर राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा अगर हम कहें तो कितना है, 58.45%, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं राजस्व पूंजीगत प्राप्तियों में राजस्व कुल प्रतिगत जो है राजस्व प्राप्तियों का शेष प्रतिशत पूंजीगत प्राप्तियों का है, और शेष प्रतिशत कितना है, 41, मैं अपनी मर्जी से नहीं बता रही, इस किताब में अभी दिखा दूंगी, 41.55% है। वहीं जब व्यय के संदर्भ में बात की जा रही है तो व्यय में प्रतिशत राजस्व खाते का कितना है, यहाँ पर 77.77% है, याद कर लेना है इसको। जबकि जो 22.23% हिस्सा है वो पूंजी खाते में व्यय का है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए क्या कह रहा है, पूंजीगत, इसको रफ कर देती हूँ फिर से, देखिए पूंजीगत प्राप्तियों में 58.45% हिस्सा राजस्व प्राप्तियों का, ये हमने देखा। इसके बाद आप देखते 41.55% हिस्सा पूंजीगत प्राप्तियों का, ये भी हमने देखा। फिर व्यय के संदर्भ में अगर हम देखें इस बजट के अंतर्गत व्यय कितना होगा, खर्च कितना होगा, तो 77.77% हिस्सा राजस्व खाते का है, वहीं जबकि 22.23% हिस्सा पूंजी खाते का है। तो यहाँ पर ये संदर्भ याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गया। इसके बाद यहाँ पर बात करता है टैक्सेस की बात करता है। अब इसके संदर्भ में टैक्स की बात क्या है, तो टैक्स में कहेंगे कि कैसे जो है रिवेट की सीमा को नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है, जो कि आप देखेंगे कि वर्तमान में पुरानी और नई कर व्यवस्थाओं में 5 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्ति किसी प्रकार के आयकर का भुगतान नहीं करते हैं, और रिवेट की सीमा को नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया, यानी कि 5 लाख की जगह हम 7 लाख रखने का टैक्स पर प्रस्ताव रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इस प्रकार नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक आय वाले व्यक्तियों को कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा, ठीक है। तो ये नई कर व्यवस्था है जिसमें अंतर्गत 7 लाख रुपए तक का जो अगर व्यक्ति कमा रहा है आय है तो उस पर कोई भुगतान नहीं करना है,
ठीक है। इसके बाद प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रेजेंट टाइम में स्लैबों की संख्या घटाकर 5 करते हुए, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, स्लैबों की संख्या घटाकर 5 करते हुए छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने पर कर संरचना को बदलने का प्रस्ताव दिया गया। उसकी कुछ नई दरें जो है यहाँ पर आपको दी गई हैं, ठीक है। 3 लाख तक का होगा तो कितना, कोई टैक्स नहीं होगा। 3 लाख से 6 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है, 5% होगा। फिर 6 लाख से 9,000, 10%, 9 लाख से 12 लाख, 15%, 12 लाख से 15 लाख, फिर 20%, 15 लाख से ज़्यादा का 30% आपको जो है टैक्स भरना पड़ेगा। एक नॉर्मल सी बात हो गई है, ठीक है। इसके बाद नीचे आप यहाँ आ जाते हैं, सीधे यहाँ पर जंप करेंगे, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर केंद्रीय बजट में कह रहे हैं 2023-24 के अनुसार जो अंतर्राष्ट्रीय अवसर हैं, जहाँ पर जो हमारे युवा जो है, जो कौशल से युक्त हैं, अगर वो बाहर वहाँ पर किसी काम के लिए जा रहे हैं, कोई अपना ये किसी की सेवा देने जा रहे हैं, या उनका जो अंदर उनके कौशल है उसके संदर्भ में वहाँ पर काम करने जा रहे हैं, तो उसके संदर्भ में कहा गया कि युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए अलग राज्यों में 30 कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे अवसरों अवसरों के लिए। यहाँ पर युवाओं को संदर्भ रखते हुए, क्योंकि युवा अभी महत्वपूर्ण पहल के संदर्भ में देखा जा रहा है, तो उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय से अवसरों पर लगभग 30 कौशल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। एक ये फैक्ट हो गया। यहाँ से यहाँ तक आप थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पर कह रहे हैं ये 2023 में आपसे 2023 में पीटी में प्रश्न पूछा गया है, हो सकता है आपसे किसी और तरह से घुमा फिरा के पूछ लें। जो हमारा बजट पेश हुआ है उसमें जीएसडीपी जो है 0.5% रहने का विद्युत क्षेत्र में सुधार से जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं जो हमारा राज्यों को जो जीएसडीपी के 3.5% तक के राज्यों से घाटे की अनुमति होगी, लेकिन 0.5% विद्युत क्षेत्र में सुधार से के लिए जोड़ा जाएगा। और आप देखेंगे 2023-24 के अनुसार वर्ष 2025-26 तक जो राजकोषीय घाटा है उसको 4.5% से नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे डायरेक्ट 2023-24 के पीटी में प्रश्न आपसे बना था। तो 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% नीचे रखने का लक्ष्य रखा गया। घबराना नहीं है कि मैडम राजकोषीय घाटा क्या है, ये क्या, अभी समझेंगे, आगे जब टॉपिक आएगा अभी समझेंगे, ठीक है। तो राजकोषीय घाटे को 4.5% नीचे रखने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं राज्य को 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा, यहाँ पर क्लियर है। तो हो सकता है यहाँ पर स्टेटमेंट चेंज करके पूछ लें, क्योंकि पहले ऐसे ही पूछा गया है। अब यहाँ पर दूसरा क्या कहता है कि यहाँ पर सर्वाधिक व्यय वाली जो मदें हैं ना, खर्च करने वाली जो मदें हैं, वो क्या क्या है, किस किस पर कितना खर्च हो रहा है। तो ब्याज भुगतान 20%, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 18%, केंद्रीय क्षेत्र की योजना जो होगी उसमें 17%, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं जो होंगी उसमें 9%, केंद्रीय क्षेत्र की योजना मतलब जो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजनाएं होंगी जिसमें कोई भारी हस्तक्षेप नहीं होगा, उसमें 9% 17% खर्च की बात की जा रही है। केंद्रीय प्रायोजित योजना है जिसमें 70-30 का रेशियो रहता है, 50-50 का रेशियो रह सकता है, 60-40 का रेशियो रह सकता है, ठीक है, 30-70 का रेशियो रह सकता है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी अपनी सहभागिता देते हैं। वो योजना है 9%, वित्त आयोग अनंतरण 9% है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें दी गई हैं, तो हमें थोड़ा सा इसको देख लेना है। इसके बाद कह रहे हैं यहाँ पर व्यय की बात कर रहे हैं। इसके बाद ऐसी मदें जिनको सरकार को सर्वाधिक प्राप्तियाँ होंगी, यानी कि खर्च किया वो मदें कौन कौन सी, जहाँ से जिनको प्राप्त होगा, रिसिप्ट्स होंगे, वो कौन कौन से, उधार व अन्य देयताएं 34%, जीएसटी 17%, निगम कर 15%, आयकर 15%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 7% और सीमा शुल्क 7% है। तो अगर कहा जाए आपसे शीर्ष, ठीक है, शीर्ष 3 प्राप्तियां, रिसिप्ट्स जो अभी हमने पढ़ा, शीर्ष 3 प्राप्तियां कहाँ कहाँ से मिलेंगी, कितनी मिलेंगी, जैसे उधार से मिलेंगी, ठीक है। उधार से कितनी मिलेंगी, उधार और अन्य देयताओं से आपको 34%, ये अपनी मर्जी से नहीं बता रही हूँ, इसको अभी हमने यहाँ पढ़ा है, ठीक है। 34% मिलेगी, 34% से मिलेगा आपको, ठीक है। इसके बाद दूसरी प्राप्ति आपकी क्या होगी, दूसरी प्राप्ति आपकी होगी जीएसटी, और जीएसटी से कितना मिल रहा है आपको, यहाँ ध्यान देंगे 17% मिल रहा है, ठीक है। तीसरी आपकी टॉप 3 प्राप्तियों में कौन सा होगा, निगम कर। तो निगम टैक्स जो आपको मिलेगा वो कितना दे रहा है, 15% की प्राप्तियां आपको यहाँ से प्राप्त हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको शीर्ष 3 प्राप्तियों को ध्यान देना होगा, और व्यय में भी आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं। तो ये बजट के संदर्भ में महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है,
ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ पहले यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर हम नीचे आएंगे, ठीक है, ये एक बॉक्स बनाओ, इसको हम अभी बाद में देखेंगे, पहले हम ना यहाँ देखते हैं बजट अनुमान 2023-24 में और संशोधित अनुमान 22-23 के बजटीय घाटे यहाँ पर निम्न दिए गए कि 2023-24 में बजट का अनुमान कितना था, फिर 22-23 में संशोधन अनुमान कितना था। एक चीज़ ये हो गई, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर इसको समझना है, ये जो टर्म्स लिखे गए हैं इनको समझ लीजिए, स्पेसिफिकली राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा और प्रभावी राजस्व घाटा। अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, थोड़ा सा लिख देती हूँ वीडियो पॉज करके, ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि हम किस संदर्भ में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर मैंने देखिए इसको इस तरह से लिख दिया है पूरे को। ठीक है, तो सबसे पहले बजटीय घाटा क्या होता है उसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहले बजटीय घाटे को हम यहाँ समझ लेते हैं, पेन का ज़रा जो है वो बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले बजट घाटा क्या होता है, क्या होता है, कुल प्राप्तियों पर जो भी रिसिप्ट हमें मिले हैं, कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय की अधिकता। बजट घाटा मतलब कि जो हम कमा रहे हैं और जो हम खर्च कर रहे हैं उसके बीच की स्थिति कितनी है, यानी कि ऐसा तो नहीं हम कमा 100 रुपये रहे, खर्च हम 110 कर रहे हैं, तो बजट में घाटा हमें दिखाएगा वो 10 रुपये का। ठीक है, तो कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय की अधिकता को यहाँ पर हम बजट घाटा कहते हैं। फिर हमें राजकोषीय घाटा कैसे पता चलेगा, तो राजकोषीय घाटा की अक्षर परिभाषा क्या होती है, जब कुल प्राप्तियां जो भी रिसिप्ट हमें मिल रहे हैं, कुल प्राप्तियों में से अगर हम उधार को माइनस कर दें, ठीक है, उधार को अगर हम हटा दें कुल प्राप्तियों में से, तो हमें राजस्व घाटा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, राजस्व का राजकोषीय घाटा मतलब इसमें उधार शामिल नहीं किया जाता। वही हमने समझा कि जो भी रिसिप्ट हमें मिल रहा है, जो भी जहाँ से हमें प्राप्तियाँ हो रही हैं, उसमें से अगर हम उधार को हटा देते हैं तो हमें उधार हम उसमें शामिल नहीं करते, तो हमें राजकोषीय घाटा समझ आ जाता है। वहीं अगर राजकोषीय घाटा से हम ब्याज भुगतान को हटा दें, माइनस कर दें, राजकोषीय घाटा से जब ब्याज भुगतान माइनस कर देते हैं तो हमें प्राथमिक घाटा मिल जाता है। यानी कि राजस्व घाटा क्या होता है वो हमने समझा, राजकोषीय घाटा क्या है, प्राथमिक घाटा क्या है, हमें समझ आ गया। तो प्राथमिक घाटा हमें कैसे प्राप्त होता है, जो राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को हम घटा देते हैं तो प्राथमिक घाटा मिलता है। तो बजट घाटे का ओवरऑल ब्यौरा आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो अब समझ आ गया बजट घाटा क्या है, राजकोषीय घाटा क्या है, फिर इसके बाद हम पूछेंगे यहाँ पर प्राथमिक घाटा क्या है, वो सब हमने यहाँ पर इसको समझा। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही आंकड़ा दिया गया कि राजस्व घाटा कितना 23-24 में रहने का अनुमान है, 22.9%, राजकोषीय घाटा 5.9%, प्राथमिक घाटा 2.3%, प्रभावी राजस्व घाटा 1.7% है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें ऊपर चलते हैं, यहाँ पर हम समझते हैं। अब यहाँ पर कुल सब्सिडी, अपने बजट में कुल सब्सिडी कितनी किसको देने की बात हो रही है, तो संशोधित जो अनुमान 23-24 में वो यहाँ पर इतने करोड़ हैं, यानी कि यहाँ पर 28-29 इस तरह से याद रखिएगा, 28.29%, इस तरह से रटेंगे तो याद हो जाएगा, इस तरह से आंकड़े नहीं याद होंगे। तो इतने की यहाँ पर कमी दर्ज की गई है। यानी कि आप यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे कि 92.40% सब्सिडी केवल खाद्य और उर्वरक पर है, केवल खाद्य सब्सिडी और उर्वरक सब्सिडी पर कितना है, टोटल 92.40% सब्सिडी देने की बात की गई, किसके संदर्भ में, 23-24 के बजट के अनुमान में। ठीक है, तो अब देखिए खाद्य सब्सिडी को कितना परसेंट सब्सिडी दी जाएगी, 48.96, यानी कि 48 गुना 96। ठीक है, तो इस तरह से याद कर लेंगे, 48 गुना 96, तो 48.96% सब्सिडी जो है खाद्य को दी जाएगी, और उर्वरक में कितनी, 43-44, यानी कि 43.44% सब्सिडी यहाँ पर देने की बात की गई उर्वरक को। और जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे ना, जब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपकी इतने परसेंट सब्सिडी यहाँ पर निकल कर आ जाएगी, 92.40 सब्सिडी खाद्य उर्वरकों पर। आप देख रहे हैं उर्वरक पर कितनी सब्सिडी दी जाती है, उर्वरकों के फर्टिलाइजेशन में इंडिया दूसरे स्थान पर है, निर्यातक भी है और उत्पादक भी है और आयातक भी है, सबसे दूसरे नंबर पर। ठीक है, तो आप सब्सिडी देख रहे हैं कितनी भयानक रूप से इसमें दी जा रही है। इसके बाद ब्याज सब्सिडी में 6.84% है। ठीक है, अब यहाँ पर 6.84% है। पेट्रोलियम सब्सिडी 0.56% है, 56 इंच का सीना, इस तरह से कुछ याद कर सकते हैं। पेट्रोलियम सब्सिडी इतनी है और इससे प्रश्न बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। क्लियर है, यहाँ तक स्पष्ट है। इसके बाद कहते हैं हम यहाँ पर बजट अनुमान 23-24 और संशोधित अनुमान हमने देख लिया। इसके बाद यहाँ नीचे आएंगे तो 2023 में प्रथम जो अग्रिम अनुमान के अनुसार इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि बजट अनुमान 23-24 में सकल कर राजस्व क्या है, 33.61% लाख करोड़ रुपए का रखा गया है। यहाँ पर ये याद रखना है आपको, कितना परसेंट रखा गया है, ये यहाँ है, जिसमें से डायरेक्ट टैक्स कितना परसेंट है, 54.25%, और इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पर 55.75% है। यानी कि जो ग्रॉस टैक्स रिसिप्ट है वो जीडीपी का 11.1% है, जिसमें प्रत्यक्ष कर 66% है और प्रत्यक्ष कर 5.1% है। तो ये आपको याद रखना है कि ग्रॉस टैक्स रिसिप्ट जो सकल कर राजस्व प्राप्त हुआ, जिसमें
जिसमें जीडीपी का 11.1% है और डायरेक्ट टैक्सेस कितने, इनडायरेक्ट टैक्स कितने परसेंट है, ठीक है। इसके बाद 3 टैक्स कर राजस्व आपको याद रखने, जिसका नाम है जीएसटी, जीएसटी, फिर निगम कर, फिर आयकर, ठीक है। तो ये 3 जो राजस्व कर जो टैक्सेस प्राप्त होंगे यहाँ पर प्राप्तियों में हमने जैसे देखा था ना, प्राप्तियों में ऊपर देखा था शीर्ष 3 प्राप्तियाँ कौन कौन सी, उसी के संदर्भ में हमने देखा था उधार वाला जो है, उधार और अन्य देता है 34%, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी यानी कि 17%, निगम कर 15%, प्लस इसी के साथ यहाँ पर एक और जोड़ लीजिए, वो है आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर निगम कर जो है, अभी हमने बताया था निगम कर कितना है, फिर इसके बाद आयकर आप लिख लेंगे, आयकर भी प्राप्तियों में ही जुड़ेगा ना, तो आयकर भी आपका यहाँ पर जो है लगभग इस चौथे स्थान पर आ जाता है शीर्ष 4 प्राप्तियों के अंतर्गत। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। तो यहाँ पर शीर्ष 3 कर राजस्व क्या है, जीएसटी, निगम कर और आयकर, ठीक है, यहाँ पर समझ आ गया। इसके बाद हम यहाँ चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पर बजट अनुमान की। तो यहाँ पर बजट अनुमान जो आपको दिया गया है इसको यहाँ पर देख सकते हैं। तो बजट अनुमान 23-24 में प्रमुख जो योजना है उनके लिए कितना क्या आवंटन किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। संशोधित अनुमान क्या था 2022-23 के संदर्भ में क्या था, फिर उसमें 23-24 में जब लाया गया बजट अनुमान कितना रहा है, उसके बीच में डिफरेंस देखना है, क्या कोई कमी आई है या उतना ही रखा गया है जितना उसका संशोधन किया गया था। जैसे ये इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, तो मनरेगा इसको तो पहले इसका बेसिक्स भी देख लीजिए आप, ठीक है, कब शुरू किया गया, कैसे शुरू किया गया, किसके संदर्भ में यहाँ पर बात की जा रही है, तो वो सब आप ज़रूर देख लीजिएगा। मनरेगा का जो करंट अफेयर से रिलेटेड है वो, और ट्रेडिशनल जो मनरेगा के बारे में, नरेगा से कैसे मनरेगा बना, वो बेसिक ज़रूर आप यहाँ पर गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद फिर आपका दूसरा यहाँ पर आता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। क्या आता है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आता है। तो आप देखेंगे कि संशोधित अनुमान 22-23 में भी सेम था और बजट जब आया तो उसमें भी सेम ही इसमें राशि रखी गई, कोई संशोधन नहीं हुआ। वहीं पीएम किसान में भी आप देखेंगे सेम है, कोई संशोधन नहीं हुआ, कोई अपडेट नहीं हुआ, कोई अनुमान में कोई अंतर नहीं आया, कोई कमी नहीं, कोई बढ़ोतरी नहीं, सब बराबर रखा गया। इसके बाद आपका आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ये देख लीजिएगा इसका बेसिक। इसमें देखिए काफ़ी भारी कमी यहाँ पर आपको देखने को मिलती, लगभग 50% की कमी यहाँ पर आपको जो है देखने को मिलती है, ठीक है। 50% की कमी देखने को मिलती कि पहले 22-23 में संशोधित अनुमान में इतना रखा गया था करोड़ रुपए, फिर इसके बाद इसको इतना कर दिया, 50% लगभग अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलती है कमी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अब हमने क्या बजट में काफ़ी चीज़ों को, काफ़ी हिस्से को यहाँ पर कवर किया है, क्या क्या बजट में देखिए, इसीलिए मैंने इस वीडियो को 40-45 मिनट का बना रही हूँ कि डाइजेस्ट हो सके, कुछ कन्फ्यूजन ना हो। तो हमने क्या क्या चीज़ों को यहाँ पर समझा, देखिए केंद्रीय बजट से हमने आज शुरू किया था अपना टॉपिक, ठीक है। केंद्रीय बजट में हमने काफ़ी चीज़ें देखी कि इसमें जो सप्तऋषि की बात की गई, 7 प्राथमिकताओं की बात की, समावेशी विकास की बात करता है प्राथमिकताओं में, ठीक है। 7 प्राथमिकताएं कौन कौन सी, चलो साथ में याद कर लेते। पहली प्राथमिकता समावेशी विकास, फिर अंतिम छोर तक पहुंचना, फिर अवसंरचना और निवेश, फिर है सक्षमता को सामने लाना, फिर है हरित विकास, फिर है आपका युवा शक्ति फिर है आपका वित्तीय क्षेत्र, ठीक है। ये सब हमने देखा। फिर इसके बाद कितना जो है व्यय की बात करते हैं, खर्च की बात करते हैं, फिर टैक्सेस में क्या उन्नति हो रही है, टैक्सेस में क्या क्या चेंजेस आए हैं वो हम देख लेते हैं समय के साथ साथ। यहाँ पर ये जो है महत्वपूर्ण टॉपिक, यहाँ पर पिछली बार 2023-24 में प्रश्न बने वो हमने देखा। इसके बाद कितनी सब्सिडी कहाँ से कितनी आ रही है, कितनी सब्सिडी किस पे खर्च हो रही है, वो ये हमने चार्ट यहाँ पर देखा है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा ये जो राजस्व घाटा है, राजकोषीय घाटा है, प्राथमिक घाटा, इसकी राइट डेफिनेशन क्या है उसको हमने देखा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो याद करने में आसानी होगी और बेहतर होगा। वीडियो के साथ साथ इसको समझें तब आप बेहतर समझ पाएंगे, सिंगल सिर्फ पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि जो राजस्व कर है, जो राजस्व कर जो टैक्सेस है वो कितना क्या खर्च किए जा रहे हैं, कहाँ पर बजट में कितने रहने की अनुमान है। इसके बाद शीर्ष 3 राजस्व कर हमारे कौन कौन से जो योजनाएं हैं उसमें कितना संशोधित किया गया था, इतना खर्च करेंगे, लेकिन जब बजट आया तो उसमें कितना खर्च होने के अनुमान लगाए गए, उसमें क्या कमी देखी गई है। तो हो सकता है यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया कि किस में कितनी कमी देखी, क्या सीरीज पूछ ली जाए कि किसके अंतर्गत कितनी क्या कमी देखी गई है, बढ़ोतरी देखी गई है उसके बजट करोड़ रुपए में, ठीक है। और जो प्राथमिकता है उसका भी हो सकता है आपसे सीरीज के तौर पर प्रश्न पूछ लें कि कौन सी सीरीज में कौन से प्राथमिकता पूछी गई है। यहाँ पर जो हमने पीएम प्रणाम के बारे में पढ़ा, गोवर्धन स्कीम पढ़ा, मिष्टी, तो स्कीम से भी प्रश्न पूछे जाते, हो सकता है आपसे डायरेक्ट स्टेटमेंट के तौर पर ना पूछा जाए, मैच द फॉलोइंग के तौर पे पूछ लिया जाए। तो आपको स्कीम्स भी देखनी है, हालांकि इस मैगजीन में आगे कराएंगे,
कोशिश है कि 11 फरवरी से पहले एज सुन एज पॉसिबल आपकी ये क्लास हो जाए, लेकिन नहीं भी होती तो आप निरंतर पढ़ते रहिए और ऐसा मत करिए कि लेक्चर 2 को देख के सीधे 5 पे आ गए। बिल्कुल गलती मत करिएगा। राष्ट्रीय परिदृश्य हमने कवर करा दिया, आर्थिक परिदृश्य का दूसरा लेक्चर है। अब आगे वाले लेक्चर में हम देखेंगे, किसको देखेंगे, आगे वाले लेक्चर में हम आर्थिक जो माफ़ी चाहती हूँ, जो आपकी आर्थिक समीक्षा है 22-23 की, उसके बारे में हम वहाँ पर डिटेल में देखेंगे। फिर हम जल्दी से जल्दी जो दस्तावेज हैं, घटनाक्रम है, उनको हम वहाँ पर जंप कर जाएंगे। और उत्तर प्रदेश का भी आर्थिक समीक्षा और बजट हम देखेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कल वाली वीडियो में उत्तर प्रदेश का बजट और समीक्षा हम ज़रूर देखेंगे, ध्यान रखना है। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहाँ पर हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। आप निरंतर हमारे साथ बने रहें। वीडियोज़ को अब तक लाइक नहीं करें तो उन्हें लाइक करें, वीडियोज़ को शेयर करें, ठीक है। वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माय चैनल।